भाई भाई मेरे को अमीर बना दो भाई प्लीज। अरे मैं MLM का नहीं बताने वाला, तुम टेंशन मत लो, तुम वीडियो देखो तो आगे। तू बन सकता है, जिद पकड़ ले छूना आसमां तू कर सकता है, ऑर्बिट क्यों घूमे शूटिंग स्टार जब तू बन सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर पे पैसा ही पैसा हो तो टोटका है दोस्तों, नहीं। चोर बाजार का स्पॉन्सर्ड है तो नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि पैसे बेड के नीचे रख के अमीर होगे तो उसकी वैल्यू कभी घट जाएगी, फिर उसकी थाली बना के तुम्हें उसके ऊपर समोसा खाना पड़ेगा। तो अब हम करें क्या? अरे यार इन्वेस्टमेंट्स, अरे यार वो तो कोट पैंट वाले लोग करते हैं, हमसे नहीं होगा। तब तो तुम टोटली गलत सोच रहे हो। अरे कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, बट वो बड़ी बात नहीं है। मैं तो अभी तुम्हें बहुत ही बेसिक चीजें बताने वाला हूँ। मैं कोई ज्ञानीबाबा.com तो नहीं हूँ। मेरे को तो फाइनेंसेस के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर मैं बता सकता हूँ तब तो तुम आराम से समझ ही सकते हो। मेरे को तुम पे भरोसा है। 3, 2, 1, 0। अब तुम लोग बोलोगे कि तूने तो इन्वेस्टमेंट का वीडियो स्टार्ट तो कर दिया, बट तूने अभी तक ये नहीं बताया कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है। सो इन्वेस्टमेंट बेसिकली ऐसी चीजें होती है जिसपे तुम पैसा इन्वेस्ट करोगे तो वो तुम्हें टाइम टू टाइम पैसे देते रहे, प्रॉफिट और रिटर्न देते रहे, तो फिर उससे पैसे की वैल्यू डाउन नहीं होती इन्फ्लेशन की वजह से, जो कि मैं बाद में बताऊंगा। तो वैसे इसकी बेसिकली 3 फैक्टर होती है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, रिस्क, रिटर्न और टाइम। रिस्क यानी कि कितना लॉस होने का चांस है, रिटर्न मतलब कितना प्रॉफिट, और टाइम मतलब कितना टाइम दे रहे हो। एक बढ़ेगा तो बाकी सब बढ़ेंगे और एक घटेगा तो बाकी सब घटेंगे, ठीक है। अब भाई तुम लोग बोलोगे कि भाई कुछ टर्म्स तो बता ले, अब इतने इन्वेस्टमेंट के बारे में बोल रहा है। तो पहला टर्म हम लोग सुनेंगे पैसिव इनकम। पैसिव इनकम जिसमें इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, मतलब एक ऐसा काम करो कि जो आपको लंबे समय तक पे करे बिना एफर्ट के, मतलब ज़्यादा एफर्ट नहीं लगे, और फिर वो लिमिटलेस हो, रूल बाउंडेड या टाइम बाउंडेड ना हो। और दूसरा होता है एक्टिव इनकम, यानी कि आपका जॉब जैसा, मतलब जो कि आप टाइम बाउंडेड हो, लिमिटलेस ना हो, और आपको इनकम जब काम करोगे टाइम के हिसाब से वैसे ही मिलेगा। तो समझ रहे हो ना? तो अब टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट पूछोगे तो सबसे पहला उसमें डेब्ट फंड्स आते हैं। अब डेब्ट फंड्स मतलब सारे डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स या फिर डिबेंचर्स, यानी कि जिससे आप किसी को कर्ज दे सके और फिर इंटरेस्ट ले सके टाइम टू टाइम। तो वैसे इसमें लेस टाइम लगता है, लेस रिस्क भी होता है और इसलिए लो रिटर्न्स भी मिलते हैं। तो इसमें बेसिकली आते हैं मतलब गिल्ड फंड्स, और उसके बाद आता है लिक्विड फंड्स, फिर उसके लास्ट आता है फिक्स्ड मैच्योरिटी फंड्स। फिक्स मैच्योरिटी फंड्स बिल्कुल एफडी जैसा होता है, कुछ समय के लिए पैसा रखो, इंटरेस्ट मिलता रहेगा। और फिर लिक्विड फंड्स यानी कि ये पानी वाला लिक्विड नहीं है, ये वो वाला लिक्विड है, मतलब इकोनॉमिकल लिक्विड, मतलब जो जल्दी से कन्वर्टेबल कैश में होगा। और गिल्ड फंड्स मतलब गवर्नमेंट जो कभी कभी अपने तो इन्हें बहुत ही कम रिस्क दिखता होगा क्या, कभी सरकार पैसा लेके तुम्हें वापस ना करे, ऐसा हो सकता है। और गोल्ड भी कॉन्स्टेंटली रेट अपना इंक्रीज करता रहता है। और कभी ऐसा हो सकता है क्या कि बैंक आपको मतलब डील करता है कि आपको इतने इंटरेस्ट देगी, तो वो कभी कम मतलब करता है क्या, वो हमेशा कॉन्स्टेंटली रहता है। तो इसलिए इसमें जीरो रिस्क है, लेस नेग्लिजिबल रिटर्न्स आते हैं, और फिर टाइम भी बहुत ही कम लगता है। पूछोगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन मतलब पैसे बढ़ना, कोई भी गुड या फिर कोई सर्विस के जिससे पैसे के वैल्यू डिक्रीज होते हैं। सो आप मुझे पूछोगे कि आखिर ये चीज़ों के दाम क्यों बढ़ते हैं भाई, ये तो मेरे को बहुत बेकार लगता है। अभी पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, अभी यार सब्जियों का भी दाम बढ़ गया, अभी तो हर चीज़ का दाम बढ़ गया, क्यों यार। तो मैं इसके कुछ रीजंस बताऊंगा। इसके बेसिकली 4 रीजंस होते हैं। पहला तो होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। वैसे मैं 1 और 3 और 4 नंबर के रीजन तो ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़े डिफरेंस है। बट दूसरा नंबर का रीजन उनसे थोड़ा अलग है, मैं अभी तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहला वाला है डिमांड
पुल इन्फ्लेशन, इसका मतलब क्या होता है? अभी इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, देश बहुत डेवलप कर गया, सबके पास, सबके हाथों में पैसा आ गया, अब सब उड़ा सकते हैं पैसे। तो फिर अगर पैसे उड़ा ही सकते तो फिर पैसा बढ़ाएंगे ना लोग, क्योंकि कंपनी को भी फायदा चाहिए। और लोग भी मतलब ऐसा, अगर पैसे का दाम अगर नीचे जाता रहा या फिर कांस्टेंट रहा, इन्फ्लेशन नहीं हुआ, तो लोग मतलब पैसा बचा के रखेंगे कि आगे जब ना कभी इन्फ्लेशन होगा ना, हमारे पास बहुत मतलब, और डिफ्लेशन होगा ना, हमारे पास बहुत पैसा होगा, हम लोग उड़ाएंगे। तो फिर वो लोग पैसा बचा के रखेंगे, वो उड़ाएंगे नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा? सब कुछ रुक जाएगा सबकी, और कंपनी बंद हो जाएगी, फिर उसके बाद एम्प्लॉय की सैलरी बंद हो जाएगी, फिर सब कंगाल हो जाएंगे, फिर फ़ायदा क्या है? तो इसीलिए ये इन्फ्लेशन होता है। और दूसरा इन्फ्लेशन है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसका मतलब रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ जाता है, मतलब जो हम लोग बेसिक चीज़ें जो यूज़ करते हैं, जिससे नई चीज़ें बनती है, तो वो बेसिक चीज़ों का दाम बढ़ जाता है। तो जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, जो नई चीज़ें बनाते हैं, तो उसका ऑब्वियसली दाम बढ़ेगा, क्योंकि उन कंपनी को उसका भी लॉस झेलना पड़ा है, तो वो उसका प्रॉफिट भी कस्टमर से जब वो, इसलिए उनको दाम बढ़ाना पड़ेगा। या जैसे कि तेल का दाम बढ़ गया या फिर कोई भी चीज़ का दाम बढ़ गया, वैसे ही तो इन्फ्लेशन, यानी कि आप लोगों की सैलरी बढ़ गई, तो वही मतलब डिमांड पुल इन्फ्लेशन जैसा ही हुआ। मतलब आपकी अगर सैलरी बढ़ गई तो आपके पास उड़ाने की पावर भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो ऑब्वियसली अब इन्फ्लेशन किया जा सकता है। डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, तो बहुत लोग हो जाएंगे खरीदने के लिए, तो इसके लिए इन्फ्लेशन लाना पड़ता है। और करेंसी डेप्रिशिएशन, मतलब इन्फ्लेशन वो सबसे बेकार चीज़ है। ये तब होता है जब सरकार मतलब बहुत ज़्यादा नोट छाप देती है, और ये हाइपर इन्फ्लेशन कर देता है, इसलिए सबसे बेकार है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाता है एक ही बार में। वैसे इसके रिलेटेड एक फिलिप्स कर्व है। अगर तुम बोलोगे कि भाई इन्फ्लेशन तो बहुत ही बेकार चीज़ है यार, मेरे को नहीं पसंद यार कोई मेरे चीज़ों का दाम बढ़ जाए, बट इसका एक फ़ायदा होता है। मैंने अभी तुम्हें बताया ना कि इसका रिलेशन अनएम्प्लॉयमेंट से होता है, क्योंकि अगर तुम लोग अगर खर्चा नहीं करोगे तो फिर कंपनी डूब जाएगी, और अगर कंपनी डूब जाएगी तो सबकी सैलरी बंद हो जाएगी, तो पूरा देश कंगाल हो जाएगा। तो इसीलिए ये अनएम्प्लॉयमेंट से भी रिलेटेड है, इसीलिए डेवलपमेंट के प्रोपोर्शनल है, मतलब फिलिप्स कर्व के हिसाब से इन्फ्लेशन। तो इसके कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि हाइपर इन्फ्लेशन हो गया। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बहुत ही कम समय में। वैसे तो ऐसा भी होता है कि हाइपर इन्फ्लेशन और अंडर डेवलपमेंट दोनों साथ में ही हो रहा हो, एक देश कंगाल हो रहा है और उसमें इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है। ऐसा कुछ देशों में हुआ भी था। तो बेसिकली स्टैगफ्लेशन बहुत ही बेकार चीज़ होती है। मतलब क्यों होता है? क्योंकि दूसरे रीज़न, यानी कि तुमने देखा ही था कि 3 रीज़न डेवलपमेंट के बारे में था, बट दूसरा रीज़न डेवलपमेंट के रिलेटेड नहीं था। वो इसके लिए था कि रॉ मटेरियल्स के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। तो ऑब्वियसली अगर डेवलप नहीं हो रही, देश कंगाल हो रही है, तो फिर रॉ मटेरियल्स के दाम तो बढ़ेंगे ही ना। और एक था द ग्रेट डिफ्लेशन यूएसए में 1880 में, जो कि बहुत ही सही चीज़ थी। तो पता है क्या हुआ था? तभी मतलब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अमेरिका में बहुत ज़्यादा हो गया था, और तभी डिफ्लेशन भी हो रहा था। तो मतलब ये काफ़ी ही बेहतरीन चीज़ था। तो हमेशा ऐसा फिलिप्स कर्व हमेशा नहीं होता। अब इन्फ्लेशन तो अपने आप नहीं हो सकता, या फिर कोई ऐसे वैसे नहीं कर सकता, इसका कोई तो कंट्रोलर होगा ना। हाँ, इनडायरेक्ट कंट्रोलर्स तो है, बेसिकली वो अपने सरकार और सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई है। तो आरबीआई यूज़ करता है अपने इंटरेस्ट रेट्स को, और सरकार यूज़ करती है अपने टैक्स को। तो सरकार की टैक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन्फ्लेशन से, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आरबीआई के इंटरेस्ट रेट से, क्योंकि आरबीआई के इंटरेस्ट रेट कम ज़्यादा करने से वो इंटरेस्ट रेट बाकी बैंक में भी कम होने लगता है, फिर लोग भी कम डिपॉजिट करेंगे, और फिर सरकार अगर टैक्स बढ़ाएगी तो चीज़ों के दाम में भी फ़र्क तो आएगा ही, क्योंकि उन्हें अपना लॉस नहीं करवाना है। तो फिर इसीलिए अगर सरकार मतलब टैक्स बढ़ाएगी तो चीज़ों के दाम बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और अगर आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट्स कम करेंगी तो बैंक भी अपना इंटरेस्ट रेट कम करेंगे, और लोग भी डिपॉजिट करना कम करेंगे, सर्कुलेशन कम होगा, फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगा। क्रेजी भाई, ऑफ टॉपिक जाना बंद करो।
अब अगर गणिया भाई ने बोला है तब तो टॉपिक पे वापस आना पड़ेगा। सो अगला वाला इन्वेस्टमेंट टाइप है हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट। सो इसमें हम लोग इक्विटी और डेब्ट को दोनों में इन्वेस्ट करते हैं कुछ कुछ पार्ट, यानी कि 70-30 रेशियो में। अगर डेब्ट में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो इक्विटी सेविंग होता है, अगर इक्विटी में ज़्यादा सेव करते हैं तो हाइब्रिड अग्रेसिव होता है। अरे अब तुम लोग बोलोगे कि भाई तूने अभी हमें डेब्ट भी समझा दिया, अभी हाइब्रिड भी समझा दिया, और हाइब्रिड समझने के लिए डेब्ट ही चाहिए था और इक्विटी चाहिए था, बट उसमें से तूने तो इक्विटी समझाया ही नहीं। रुको जरा, सब्र करो। इसी बात के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा तीसरा टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, इक्विटी फंड्स, जिसमें आते हैं स्टॉक मार्केट विद मार्केट फ्लक्चुएशंस। हाई रिस्क होता है क्योंकि लॉस होने का चांस ज़्यादा होता है, बट उसी के साथ अगर बहुत ज़्यादा मतलब रेट ऊपर चले गए तो फिर बहुत ज़्यादा रिटर्न्स होने के भी चांसेस है, और इसमें टाइम तो ज़्यादा देना ही पड़ता है रिसर्च और इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो इसके टाइप्स भी होते हैं, यानी कि इसमें एक्चुअली कंपनी डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके रिटर्न्स के साथ, क्योंकि उसमें फ्लक्चुएशंस भी वैसा ही होता है। तो इसमें लार्ज कैप होता है जो कि बड़ी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, मिड कैप मीडियम कंपनी, स्मॉल कैप छोटी कंपनी। तो रिटर्न्स उनके उल्टे आते हैं, बड़े कंपनी में बहुत कम फ्लक्चुएशन देखने मिलेंगे, बहुत मतलब रिस्क ज़ीरो होगा आसपास, और फिर तो रिटर्न भी कम मिलता है। तो वैसे ही छोटे वाले के साथ होता है उल्टा। और बोनस 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 टाइप देता हूँ मैं मल्टी कैप, यानी कि थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना सब में, मतलब थोड़ा सा स्मॉल कैप में, थोड़ा मिड कैप में, थोड़ा लार्ज कैप में। इससे डाइवर्सिफिकेशन होता है जो कि मैं आगे बताऊंगा। और उसके बाद आता है आपका बोनस वार्निंग। प्लीज़ इक्विटी फंड्स को चूज करने से पहले देख लो तुम एक्टिव ट्रेडर हो या फिर पैसिव स्टॉकर हो। स्टॉक यानी कि जो रखता है, पड़े रहने देता है पैसे को, और इन्वेस्ट ट्रेडर वो होता है जो मतलब प्रोफेशनली करता है, उसे एक्टिवली मैनेज करता है, वो हमेशा इधर से पैसा लो उधर से करता है, वो उसका प्राइमरी सोर्स होता है इनकम का, और वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड होता है और बहुत ही अच्छी तरह से स्ट्रैटेजिकली उसे करता है। तो जो इन्वेस्टर फॉर लाइफ है ना, तो तुम लोग वही लोग ही ये इक्विटी चूज करो, वरना बाकी तुम लोग वो बाकी चीज़ों में खुश रहो। बट इसे भी कर सकते हो, बट रिस्क तुम्हारी होगी, अब बहुत रिस्क होगी। तो बट तुम एनालाइज करना सीख गए, तुम सीख भी सकते हो, तो तुम भी कर सकते हो। और बेसिकली देखा, मैंने तुम्हारे बॉस लोगों से भी ज़्यादा बोनस दे दिया, वार्निंग भी बोनस में तुम्हें दे दिया है। ये बात है उस जमाने की। चुप, बिल्कुल चुप। तो बेसिकली 16th सेंचुरी की बात है, तब डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी है, अपने इंडिया पे राज कर रही थी। तो उसे वो भी थी, वो नेदरलैंड है जो कि अब, तो वो अपने शेयर्स यानी कि अपने कंपनी की ओनरशिप के कुछ कुछ पार्ट्स मतलब पब्लिकली सेल करने लगे, जिसको लोग खरीद भी सकते थे। तो उसको उन्होंने स्टार्ट किया, तो तब उसे आईपीओ भी कह सकते थे, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि जब पहली बार तुम कुछ बेचते हो मतलब अपनी शेयर्स स्टॉक्स में, तो उसे आईपीओ कहते हैं। और वो ये ऐसा इसलिए करते थे ताकि वो शिप्स से ट्रेड कर सके पूरी दुनिया, मतलब शिप्स से नए नए जगह ढूंढे, ट्रेड करे, मतलब क्योंकि तभी पूरी दुनिया डिस्कवर नहीं हुई थी, वो उस ज़माने की बात है। तो फिर ये बहुत ही प्रॉफिटेबल काम था। तो तुम्हें पता ही होगा, ये दोनों कंपनियां सबसे अमीर थी तब, मतलब ऑलमोस्ट बहुत ही अमीर थी। तो इसीलिए इतना पैसा तो ये खुद जुगाड़ नहीं कर पाया, मतलब किया जा सकता, इतना तो नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए वो पब्लिक को भी अपने साथ शामिल कर देते थे, तो इससे पब्लिक का भी फ़ायदा हो जाता था, मतलब बैठे बैठे मतलब पैसे मिल रहे थे पब्लिक को, और इनका भी मतलब बिजनेस चल रहा था। तो
दोनों का जब प्रॉफिट हो रहा था तो ये सब चल रहा था। तो फिर वो मतलब ओनरशिप मतलब क्या होता है कि अपने प्रॉफिट में भी उनको मतलब साथी बनाना और अपने लॉस में भी, मतलब लॉस हुआ तो भी वो झेलेंगे, प्रॉफिट हुआ तो भी वो मज़े लेंगे। तो इसलिए ऐसा किया जाता था। बट तभी ऑब्वियसली ठगा जाता था बहुत ज़्यादा, क्योंकि कोई भी आके फ्रॉड कर देता था। जैसे कि मतलब शिप झूठा मूठा बोल के बेच देते थे बट वो भाग जाते थे। तुम्हें पता ही होगा जैसे कि हर्षद मेहता फ्रॉड भी हुआ था। मतलब उन्होंने कंपनी को बहुत ज़्यादा ऊपर दिखाया था, मतलब कंसिस्टेंटली बढ़ रहा था, बट कुछ नहीं हुआ था उनके कंपनी में। तो फिर उन्होंने स्कैम कर दिया था, वैसे ही कुछ हुआ था। तो फिर वो भी होता था। तो इसके लिए नए नए रूल्स रेगुलेशंस भी लाए गए थे। बट और तभी वो लॉस भी बहुत ज़्यादा होता था, रिस्क बहुत ज़्यादा, क्योंकि तभी कोई भी शिप मतलब डूब जाता था टूट फूट के, और कोई गुम लूट लिए जाते थे, क्योंकि तब पता नहीं था वर्ल्ड के बारे में, क्योंकि तभी कुछ मिला नहीं था हमें, देश वगैरह पता नहीं था ज़्यादा, कौन सा समंदर का क्या डायरेक्शन, ज़्यादा कुछ पता नहीं था। तो तभी गुम भी हो जाते थे, और तभी तो लुटेरे भी बहुत ज़्यादा होते थे, पायरेट्स, पता ही होगा। और शिप्स की टेक्नोलॉजी भी इतनी तभी एडवांस नहीं थी कि रहे, वो टूट भी सकती थी थंडरस्टॉर्म वगैरह की वजह से। तो इसीलिए रिस्क था, लॉस होता था, शिप्स वापस नहीं आती थी, फेल हो जाता था। तो इसलिए लोगों ने भी अपना दिमाग लगाया, डाइवर्सिफिकेशन किया, एक को छोड़ के बहुत सारे शिप पे इन्वेस्ट किया। तो मतलब उनका पैसा बर्बाद नहीं हुआ। मतलब अगर एक शिप डूब गई तो दूसरे से वो कंपेंसेट हो जाती थी, मतलब ओवरऑल बर्बादी नहीं होती थी। तो मतलब एक से दूसरा बैलेंस हो जाता था। तो इसीलिए वो डाइवर्सिफिकेशन वैसे मैं बाद में बताऊंगा। तो अभी डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स। अगर शेयर्स की बात करें तो उनकी तो दो ही टाइप होती है। मतलब प्राइमरी शेयर जो कि कंपनी खुद आके ऑफर करती है स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज में, तो उनकी प्राइस रेंज तो कंपनी मतलब खुद डिसाइड कर सकती है, बट उस पर भी कुछ फैक्टर्स आते हैं, डिमांड और सप्लाई, और मतलब कितने लोगों को चाहिए, क्योंकि बोली लगती है ना, तो वो पैसा डिसाइड करेंगे। और मतलब बहुत सारे लोगों को अगर एक ही शेयर चाहिए तो फिर उसकी रेट उसी हिसाब से बढ़ती है, अगर वो कंपनी उतनी अच्छी परफॉर्म कर रही है। और दूसरी होती है सेकेंडरी शेयर, तो उसमें मतलब वापस से खरीदी हुई शेयर को बेची जाती है। मतलब एक कंपनी का शेयर किसने खरीदा है और वो उसी शेयर में से और थोड़ा सा लेके बेचेगा, तो उसमें सेलर मतलब जो सेलर होता है उसके हाथ में प्राइस नहीं होता। तो वो बेसिकली सप्लाई पे ज़्यादा डिपेंडेंट होता है कि कितना सप्लाई है उस शेयर का, तो उसी हिसाब से रेट डिसाइड होता है। वैसे मैं आपको बोनस टिप देता हूँ, या फिर वार्निंग भी कर सकते हो, हमेशा 50% से ज़्यादा शेयर अपने पास रखना। कभी भी पूरी तरह से शेयर्स मत बांट देना, वरना तुम उस कंपनी के फाउंडर नहीं होके भी ओनर नहीं रह पाओगे, कंगाल हो जाओगे, पूरी हाथ से कंपनी निकल जाएगी, वो सारे डिसीजन ले पाएंगे। उससे बेटर तुम 100% दे दो, बट 50% से ज़्यादा मत देना, ठीक है? नहीं तो फिर तुम्हारे आइडिया तो बेकार में गायब हो जाएंगे, मतलब ख़त्म हो जाएंगे उनका अस्तित्व। इसलिए 50% से ज़्यादा शेयर अपने पास, उनके पास 50% से कम, तभी तुम्हारे पास डिसीजन मेकिंग पावर रहेगा। एक और बोनस फैक्ट देता हूँ, एक्चुअली जो भी शेयर होता है ना, उसके कितने भी तुम बेचो, बट उसके हर एक का डिवीजन का वैल्यू इक्वल रहता है। मतलब सारे शेयर के वैल्यू सेम रहते हैं, और मतलब तुम कितने पार्ट्स में उसे डिवाइड करते हो वो मतलब डिसाइड करता है उसको। अगर तुमने एक ही शेयर को 6 भाग कर दिया तो अलग अलग प्राइस नहीं होगा, वो 6 का इक्वल प्राइस होगा, बस डिवाइड होके होगा। अगर एक कंपनी का शेयर का प्राइस अगर 25 है तो फिर वो 4 होगा तो 100 ही होगा, कुछ अलग नहीं हो जाएगा, वैसा, समझे? अब देखो, मैंने जैसे कि तुम्हें बताया था कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते थे पहले, कोई भी कुछ भी फ्रॉड मतलब लूट के चला आता था, कुछ भी एल्गोरिदम के साथ खेल के। तो फिर इसीलिए उन्होंने अपने एल्गोरिदम्स और अपने रूल्स को थोड़ा स्ट्रांग बनाया, एक ऐसी गवर्निंग और सिक्योरिंग बॉडी बनाई जो सिक्योर कर सके और रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छी बना सके स्टॉक एक्सचेंजेस की। तो फिर इसके लिए हमारे यहाँ सेबी बनाया गया, यानी कि सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये सारे रूल्स और रेगुलेशंस गवर्न करती है मतलब स्टॉक एक्सचेंजेस का। और फिर अगर तुम्हें स्टॉक एक्सचेंजेस में एंट्री भी लेनी है तो तुम्हें इन्हीं के मदद से लेनी होगी, और इनके पास तुम्हें सज़ा देने का या फिर
तुमने अगर कोई झोल किया या फिर तुम्हारी कंपनी बहुत डूब रही है, परफॉर्म नहीं कर रही है, बहुत ज़्यादा डेप्थ है, तो फिर ये तुम्हें निकालने में भी पीछे नहीं हटेंगे। तो फिर होता क्या है आखिर ये मतलब सेबी में, तो बेसिकली इसमें ये बहुत ही टफ रूल्स बनाते हैं, बिल्कुल इंटीग्रेशन और डेरिवेशन के रूल्स के भी ज़्यादा टफ बनाते हैं। मतलब इनका तो एक रूल ऐसा भी है कि मतलब दो ऑडिट चाहिए अगर एक कंपनी मतलब आना चाहती है स्टॉक्स में। लोग मुझे गाली देने लग जाओगे, भाई इसने तो इतना कुछ बोला कि अभी ये स्टॉक मार्केट ऐसा है वैसा है, इतना पहाड़ दिखा दिया बट अभी चढ़ने में हेल्प नहीं कर रहा है। तो ठीक है यार, मैं अभी बताता हूँ ना क्या यार, तुम लोग भी इतना टेंशन मत लो। तो देखो, तुम्हें अगर खोलना ही है स्टॉक्स, अगर तुम्हें पार्टिसिपेट करना ही है, तो फिर तुम्हें चाहिए 3 चीज़ें। एक बैंक अकाउंट जहाँ पे तुम अपना मनी स्टोर करोगे, नहीं तो तुम दोगे कहाँ से, हाथ से कैश में दोगे क्या उनको जाके, तो नहीं, तो तुम्हें उसके लिए बैंक अकाउंट चाहिए पड़ेगा। और ट्रेडिंग अकाउंट जिसमें तुम इन्वेस्ट करोगे, मतलब कोई किसी पे तो इन्वेस्ट करोगे ना, तो उसके लिए एक ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। और डीमैट अकाउंट जहाँ पे तुम स्टोर कर पाओगे स्टॉक को, यानी कि स्टॉक को लेके रख पाओगे डिजिटली। अब तुम तो ऐसा उसका कंपनी लेके उसकी बिल्डिंग आधी तोड़ के रिसिप्ट जैसा ही रहेगा, मतलब प्रूफ जैसा रहेगा कि हाँ इतने प्रॉफिट, अगर कभी उसने धोखाधड़ी की तो फिर वो मतलब पता चल जाएगा कि रिसिप्ट से, मतलब उससे पता चलेगा कि इतना प्रॉफिट हुआ है, तुम्हें इतना मिलना चाहिए, मतलब बेसिकली वो प्रूफ जैसा रहेगा। मतलब अब तुम उसके पास जाके स्टॉक तो नहीं लेते बैठोगे ना, मतलब उसकी बिल्डिंग तोड़ के थोड़े ही लोगे उसके मतलब शेयर, तो उसके प्रॉफिट और लॉस लेने ना, तो फिर वो प्रॉफिट डीमैट अकाउंट में मतलब पता चल जाएगा कि इतना प्रॉफिट आने वाला है, तो उतना प्रॉफिट वो लेके रखेगा ना। अगर उसके कंपनी को इतना प्रॉफिट हुआ तो उसका शेयर वो अपने आप ले लेगा। वैसा बीच बीच में नहीं दूंगा तो तुम लोग छोड़ के चले जाओगे, है ना। तो लो, और एक बोनस टिप, बैंक, ब्रोकर और म्यूचुअल फंड तुम्हें कनेक्ट करके देते हैं कंपनी से। और फिर तुम्हें पता है वो लोग आजकल ना 3-in-1 अकाउंट भी देते हैं, मतलब वो जो डीमैट अकाउंट, वो अलग अलग अकाउंट्स जो है ना, जो ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, वो सब अलग अलग नहीं लेना पड़ेगा तुम्हें, 3-in-1 अकाउंट भी आजकल दे देते हैं ये लोग पब्लिक, मतलब पब्लिक को, यानी कि मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स को, मतलब हम लोग को। भाई ये क्या चपड़ चपड़ कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। मैं तो इन्वेस्ट नहीं करने वाला, कुछ अगर गड़बड़ हो गई तो। अरे तो भाई तुम्हारा भाई है इधर, टेंशन नहीं लेने का। नहीं मतलब मैं इन्वेस्टमेंट करके नहीं दूंगा, बट मैं बताऊंगा कि कौन इन्वेस्टमेंट तुम्हारे लिए कर सकता है। वो है असेसमेंट मैनेजमेंट कंपनी, जिसको हम म्यूचुअल फंड प्यार से कहते हैं। और वो लोग ऐसे लोग हैं जो आप सबसे पैसा लेते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, उसको इकट्ठा करते हैं, फिर जब बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, पूल बन जाता है, फिर तब उसके बाद वो अपना कमीशन रख लेते हैं और फिर जाते हैं एक्सपर्ट के पास, उनकी एडवाइस लेते हैं, कंपेयर करते हैं कंपनीज को, प्रेडिक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं कि क्या कैसा कंपनी परफॉर्म कर रही है, कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर वो लोग डाइवर्सिफिकली इन्वेस्ट कर लेंगे। ये कमीशन तो कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है लॉन्ग टर्म के लिए, तो देख के करना। और सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क इसलिए कहते हैं क्योंकि वो लोग भी सिर्फ प्रेडिक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं, उन्हें भी सब कुछ नहीं पता होता, क्योंकि मार्केट कैसे भी फ्लक्चुएट करता है। आज जो कंपनी अच्छा कर रही है वो कल अच्छा करे, ये ज़रूरी नहीं होता, इसीलिए मार्केट रिस्क भी होता है, इसलिए अपने रिस्क पे करें। तो कब से वेट कर लेते हैं हम लोग डिवर्सिफिकेशन का, तो अभी वो आ चुका है, ढिंडोरा पीट के स्वागत करो। मतलब चांसेस बढ़ जाते हैं कि किसी में तो फ़ायदा हो और फिर वो उस लॉस को ओवरकम कर ले, क्योंकि मतलब सब तो एक साथ नहीं डूब सकते ना। अगर तुमने डेब्ट में इन्वेस्ट किया और फिर तुमने मतलब इक्विटी में इन्वेस्ट किया और मतलब अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट किया, तो सब एक साथ तो नहीं डूबते। हाँ, तो फिर एक डूबा तो दूसरा तो तुम्हें बचा ही देगा, इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन किया जाता है। आपको नाप तोल करने में मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ, यानी कि पहला होता है पी रेशियो। मैं बता सकता हूँ पी रेशियो बिल्कुल आपके बार्गेनिंग जैसा ही होता है, जैसे कि आप बार्गेन करते हो कि मार्केट में क्या प्राइस है, आप उससे कम करके लाते हो, तो वैसा ही
तो फिर इसमें भी वैसा ही होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी कि इसमें भी आपको कितना करते हो एक स्टॉक से, आप मार्केट प्राइस लेते हो और उसको डिवाइड करते हो, मतलब आपको एक शेयर से आपको कितना फ़ायदा, कितना अर्निंग मिल रहा है, तो उससे डिवाइड करके आप चेक कर सकते हो कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। आप इसके रिटर्न रेट को चेक कर सकते हो। से दूसरा मापदंड हो सकता है सेंसेक्स और निफ्टी। वैसे निफ्टी होता है नेशनल 50, सेंसेक्स होता है सेंसिटिविटी इंडेक्स। तो ये दोनों एक्चुअली मतलब बीएसई और एनएसई, हमारे दोनों जो देश के स्टॉक एक्सचेंज है उनके मापदंड है। और निफ्टी मतलब नेशनल 50 जो उसमें मतलब है, मतलब टॉप 50 जो एनएसई के 1700 कंपनीज में से है रजिस्टर्ड, तो उनका मतलब बताता है कि किसका कितना क्या परफॉर्मेंस है। और सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनी मतलब 30 कंपनीज का बताता है कि क्या मतलब परफॉर्मेंस चल रहा है उनका। उनमें 3500 कंपनीज रजिस्टर्ड है। इनकम टैक्स डिडक्शन एक्ट भी है। तो आप बोलोगे कि भाई मेरे पास तो इतने सारे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम लोग, भाई हमारे पास पैसे तो इतने है नहीं, अब बचाने के भी कोई तरीके बताया। तो भाई इंडियन है, भाई इंडिया तो इंडिया से है भाई, मतलब कंजूसी दिमाग तो होना चाहिए तेरे पास। हाँ भाई बताता हूँ। टैक्स मतलब सब इनकम टैक्स डिडक्शन एक्ट से आता है। ये सारे टेक्निक्स जो मतलब तुम्हें टैक्स से बचाते हैं। तो सेक्शन 80C में है ईपीएफ, इसमें तो 3 है। तो सबसे पहला वाला ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये मतलब जो सैलरी लेते, जो मतलब काम करते, जॉब करते एम्प्लॉय है, तो उनके लिए है। तो वो अपना 12% और उनके बॉस अपना 12% सैलरी मतलब सैलरी में से देते हैं, मतलब इस एम्प्लॉय के। और 1.5 लाख पे मतलब जो एम्प्लॉय है उसको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। बट जो उनका जो बॉस है उनको तो बिल्कुल भी टैक्स। आपके मतलब जो कंपनी के हेड है ना, उनसे एक बार बात करो, वो मतलब ये करवा सकते हैं। और उनसे यूएन नंबर लेके रखना, तो कर सकते हो 5 साल के मतलब रिटायरमेंट के बाद। बट इसका एक पार्शियल रिटर्न टाइम भी है, मतलब विड्रॉल टाइम भी है। मतलब आप विड्रॉ कर सकते हो थोड़ा बहुत, अगर इमरजेंसी कुछ हुई तो 5 साल के बाद वो कर सकते हो। अगर कोई शादी हुआ, कुछ हुआ, तो आप विड्रॉ कर सकते हो। दूसरा वाला ये भी सेक्शन 80C में आता है। तो ये है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। तो ये भी मार्केट फ्लक्चुएशन से लिंक है, बिल्कुल म्यूचुअल मतलब अपना स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। पूरा स्टॉक मार्केट ही है, मतलब इन्वेस्टमेंट जैसा। इसमें तुम इन्वेस्टमेंट करोगे और 1.5 लाख पर ईयर तक कोई टैक्स नहीं लगेगा आपका। और फिर रिटर्न मिलेगा, मतलब अगर रिटर्न 1 लाख से ज़्यादा हुआ तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बोल के 18% टैक्स लेंगे। और रिटर्न आपको 15 से 20% मिलता है। तो आप अपने म्यूचुअल फंड जो है ना, मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उधर आप रजिस्टर करवा सकते हो। तो इसमें रिस्क तो है और रिटर्न भी बहुत ज़्यादा है, 8.5% या 7% कुछ तो है इसमें रिटर्न्स। फिर उसके बाद आता है अपना पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, पब्लिक के लिए, मतलब कोई भी आम जनता इन्वेस्ट कर सकता है। बट इसमें 1.5 लाख पर पर्सन टैक्स के बिना लगेगा। मतलब एक बंदा बिना टैक्स के 1.5 लाख इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाओ और इसका मतलब पंजीकरण कर सकते हो। और कोई मतलब कैसे भी आप पेमेंट कर सकते हो, ईयरली, मंथली, क्वार्टरली, कैसे भी इसमें पेमेंट चलता है। और लॉक इन पीरियड मतलब इसको आपको 15 साल मतलब 15 साल तक आपको रखना पड़ेगा मैच्योर होने के लिए। बट इसमें आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो। और पार्शियल विड्रॉल मतलब बता देता हूँ, पार्शियल विड्रॉल मतलब थोड़ा सा पैसा निकालना, मतलब कुछ % पैसा निकालना, तो वो अलाउड होता है मैच्योरिटी पीरियड के बाद। जो और रिटर्न इसमें आपको मिल सकता है 7.6%। सो 80C सेक्शन में एक चौथा टेक्निक भी है, मतलब टैक्स बचाने के लिए, वो है लाइफ इंश्योरेंस। वैसे तो ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि आप इसे बचा के रहते वक्त नहीं मिलने वाला, ये या तो कोई प्रॉब्लम में मिलेगा या फिर आपके जाने के बाद।
तो ये तो जैसे भी वो खर्चा होने वाला या फिर आपको नहीं मिलने वाला। सो ये बट एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, कम से कम मतलब आपके प्रॉब्लम में ये मदद करेगा या फिर आपके घर के कोई काम में आएगा, तो वैसा होता है। तो बेसिकली ये भी बहुत कमाल की चीज़ है। तो इसको इस पे आपको पूरे पे से 1.5 लाख पे आपको टैक्स नहीं पड़ने वाला। बट मैं एक आपको प्रो टिप दूंगा, पूरे प्योर इंश्योरेंस लीजिए, टर्म इंश्योरेंस बिल्कुल मत लेना, क्योंकि इसमें बैंक भी इन्वॉल्व होता है, इसमें कुछ रिस्क भी होते हैं और हिडन चार्जेस भी रहते हैं इनके। सो इसीलिए टर्म इंश्योरेंस मतलब प्योर इंश्योरेंस लो, वो बेटर रहता है। सेक्शन 80 TTA में भी एक टैक्स बचाने का तरीका है, वो है सेविंग्स अकाउंट। मतलब ये बिल्कुल FD जैसा ही हो गया, मतलब आपके बैंक में रखने जैसा ही हो गया। तो ये कोई इन्वेस्टमेंट टाइप तो नहीं हुआ, बट ये भी एक अच्छा तरीका है। इसमें 10,000 रुपए इंटरेस्ट तक आपको टैक्स फ्री है, मतलब आपको टैक्स नहीं भरना होगा, और इसमें रिटर्न आपको 3 से 4% का मिल रहा है। सेक्शन 80D में भी एक तरीका है टैक्स बचाने का, तो बोनस टिप। तो इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। के बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो वैसे भी लंबी हो गई है, बट ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो ये बोनस की तरह से ले लो। तो एक हेल्थ इंश्योरेंस भी है, तो उस पे भी आपको 50,000 पूरे पैसे टैक्स फ्री हो जाता है, मतलब आपको टैक्स बिल्कुल भी नहीं लगता। आप ये सब इन्वेस्टमेंट वगैरह सीख रहे हो, अब इसे काम पे भी तो लगाना चाहिए। ये तो मतलब परमानेंट नहीं है, तो आपको परमानेंट चीज़ करनी होगी, तो वो होगा आपका बिजनेस। तो उसके लिए स्टार्ट अगर करना है तो क्या, अभी अपना बिग ब्रेन यूज़ करो, आइडिया सोचो, और क्या। वैसे एक प्लान करो, बजट करो, ताकि आपका ना एक बैकबोन बन जाए, आपके लिए बिजनेस करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। आप वो बजट से मतलब दूसरों को कन्विंस भी कर सकते हो, और आपको मतलब सीड फंडिंग के लिए। और बेसिकली इसे लो बजट में रखो, ताकि आप प्रॉफिट में रहो सबसे पहले, और दूसरा अगर आपका फेल भी हो गया तो आप पूरी तरह से डेप्ट में नहीं डूबे रहोगे। और अगर बात करें कॉपी करे या फिर यूनिक करे, तो फिर दोनों में से कोई भी मत करो, हमेशा मिडिल पाथ पे चलो ना, क्योंकि अगर तुमने कॉपी किया तो काफ़ी सैचुरेट होगा, तुम्हारे लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और ऑब्वियसली लॉस है तुम्हारी, तो बैंड बच जाएगी। और यूनिक अगर करोगे तो तुम्हें एक्चुअली पता नहीं, तुम्हें पैटर्न्स नहीं पता क्या होता है, एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है, स्टडी करने को कुछ नहीं है, तो पता नहीं चलेगा क्या करना है। तो अब तुम पूछोगे कि भाई इसका सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशन इतना नया करने की कोशिश मत करो, क्योंकि इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि बहुत लोग हैं, बहुत से आइडिया रखते हैं। तो फिर बस पैशन फॉलो करो, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो, क्योंकि एंजॉय करके काम करोगे तो तुम ऑब्वियसली एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करोगे लोगों के ज़िंदगी में। तो वैल्यू ऐड करोगे तो तुम कंपटीशन से बाहर होगे, और हाँ, लो बजट रखोगे तो दूसरों को लो बजट में दोगे तो भी तुम वैल्यू ऐड करोगे। तो फिर कुछ नया हटके करने से लोगों को वैसे खुशी होगी और तुम्हें पैसा मिलेगा। और मतलब अगर वैल्यू ऐड करने की बात कर ही रहे, तो फिर मतलब तुम लोग उनसे बिहेवियर्स अच्छे रख सकते हो। वैसे बहुत सी चीज़ें वैल्यू ऐड करने के लिए, तुम छोटी छोटी चीज़ें नया ऐड करो, जैसे कि पिज़्ज़ा तो हर कोई बनाता है, बट डोमिनोज ने ऐसा किया है कि तुम लोग 30 मिनट में डिलीवरी करो या फिर पैसा वापस, वैसा ही कुछ, समझे। अब तुम लोग बोलोगे कि भाई आइडिया तो हमने सोच लिया, अब क्या करें। वैसे आइडिया तो बहुत लोगों ने सोचा है, बट वैसे तुम लकी हो, तुमको आइडिया मिला, बट उसको एग्जीक्यूशन करना सबसे बड़ी चीज़ है, वरना ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो एग्जीक्यूशन मतलब तो वो तो तुम लोग कर ही लोगे, बट उसमें से मतलब कैसे स्ट्रक्चरली क्या, जो मैं बता सकता हूँ वो क्या करना है, वो मैं बता ज़रूर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको कंपनी की रजिस्ट्रेशन करनी होगी। अब उसमें भी कुछ टाइप्स है। पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप। अब सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब
तुम अकेले ही ओनर हो, डायरेक्टर हो, शेयर होल्डर हो, सब कुछ तुम अकेले ही हो, तुम्हारी अकेले की कंपनी है और तुम ही रिस्पॉन्सिबल और लायबल हो। कुछ भी कंपनी को हुआ तो तुम्हारे सर पे आएगा, मतलब लॉस भी हुआ तो तुम्हारा, प्रॉफिट भी हुआ तो तुम्हारा, तुम अकेले सब कुछ। तुम्हें बिल्कुल वैसा ही लग रहा है ना कि आप तो आपको निज भगवान है, बिल्कुल वैसा ही होगा। तो इसमें बहुत कम, मतलब 5 से कम एम्प्लॉय अगर होंगे और तो ये आप कर सकते हो, बेस्ट है इस आपके लिए। और इसमें गवर्नमेंट रूल्स भी बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि आपके छोटी कंपनी के लिए है ना, और सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए है, मतलब अकेले के लिए। तो इसलिए आप ये कोई भी लोकल बॉडी, मतलब आपके कोई भी लोकल सर, मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो भी लोकल सरकार है, मतलब आप ग्राम पंचायत हुआ या फिर मेयर कुछ भी हुआ, तो उनके पास जाके आप रजिस्टर करा सकते हो। वो 1000 रुपये लेंगे और 1 से 2 दिन से हो जाएगा। और जैसे कि मैंने बोला, छोटे बिजनेस के लिए ही ये बेस्ट है। तो बट आपके पास एक्स्ट्रा मनी रिक्वायर, मतलब रेडी रहना चाहिए क्योंकि आपको हमारे देश का हालत मालूम है और आप लोकल बॉडीज़ के पास जा रहे हो तो रिश्वत की मांग तो की जाएगी, इसीलिए रेडी रहना। दूसरा होता है प्राइवेट लिमिटेड, बहुत ही रेप्यूटेड होता है और सब इस पर भरोसा करते हैं, बहुत ही भरोसेमंद होता है। तो इससे आपके पास बड़ी बड़ी कंपनी आएंगी डील करने के लिए, क्लाइंट्स आपके साथ डील करेंगे, बैंक्स आपको बहुत अच्छे से लोन देंगे, मतलब बेनिफिट्स के साथ भी, और इन्वेस्टर्स भी सीड फंडिंग के लिए आएंगे और आपको बहुत सारी बैंक स्कीम्स भी मिलती है लोन के लिए, ठीक है। और लिमिटेड, मतलब आपके पास लायबिलिटी ज़्यादा नहीं होती, मतलब आप अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है। कंपनी डूबी या कुछ भी हुआ तो आप अकेले जिम्मेदार नहीं होगे, आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। और 2 से 200 शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स होने चाहिए कंपनी के, और 6500 में रजिस्ट्रेशन होता है। 5 से 10 दिन तक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो सकता है और इसमें रेगुलेशन तो ऑब्वियसली हाई होगा ही क्योंकि इतना रेप्यूटेड जो है। और वैसे पब्लिक, मतलब प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड भी होता है, तो वो मतलब 200 से ज़्यादा अगर शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर्स हैं तो उनके लिए तो बिल्कुल प्राइवेट, नहीं तो बाकी सब प्राइवेट लिमिटेड की तरह ही होती है। इसके बाद आता है 1 पर्सन कंपनी, यानी कि आप अकेले ही शेयर होल्डर और डायरेक्टर रहते हो, बट आपकी कंपनी और आप दोनों अलग अलग लीगल एंटिटीज़ होती है, बिजनेस एंटिटीज़ होती है। बिजनेस एंटिटी मतलब बिजनेस बॉडीज़। तो फिर ऐसा करने से क्या होता है कि आप सारे लॉस के रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। अगर आपके कंपनी को कुछ हुआ, कुछ भी चीज़ के लिए आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, तो आपके टैग लगेगा कि प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी। इसे आप 5500 भर के 5 से 10 दिन में आप इसको रजिस्टर करवा सकते हो। आती है लिमिटेड पार्टनरशिप लायबिलिटी की, तो ये सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए होता है, मतलब उन्हीं के काम के लिए। मतलब अगर आप इंजीनियर है और आप एक इंजीनियरिंग की कंपनी खोल रहे हो तो आपके लिए है, और इसे बनाना और इसे ख़त्म करना भी बहुत आसान है और बहुत ही जल्दी हो सकता है। तो बेसिकली इसमें मतलब अगर आप चाहते हो कि आप एक सिविल इंजीनियर हो और आपको एक अपना मतलब कॉलोनी बनाना है या फिर एक बिल्डिंग बनाना है या फिर एक हाउसिंग सोसाइटी बनाना है, और आप एक बिल्डर हो, तो आप एक कंपनी छोटी मोटी खोल सकते हो कुछ समय के लिए, और बनाने के बाद आप वो कंपनी डिसॉल्व भी कर सकते हो। तो यही उसका फायदा है। अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर 20 लाख और या फिर 10 लाख नॉर्थ में उससे ज़्यादा या फिर वो उतना है, तो फिर आपको और या फिर आपका मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है या फिर ई कॉमर्स का बिजनेस है, तो आपको लगेगा जीएसटी टैक्स रजिस्ट्रेशन। तो ये टैक्स रजिस्ट्रेशन का पहला। दूसरा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड रजिस्ट्रेशन। तो ये आप समझ ही पा रहे होंगे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले बिजनेसेस के लिए ही है ये, मतलब टैक्स रजिस्ट्रेशन। तीसरा है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। अगर आपके पास 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय है तो आपको ये करवाना पड़ेगा। और चौथा है प्रोविडेंट फंड। अगर आपका पास 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय है तो आपको ये करना पड़ेगा।
पांचवा है आपका प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन। ये सिर्फ कुछ ही स्टेट्स में है, तो आपके स्टेट में देखो और वैसे ही भरो। और छठा वाला है एमएसएमई टैक्स, यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप टैक्स। इससे वैसे तो ये ऑप्शनल है, बट आप ये करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि इससे आपको मिल सकते हैं बेनिफिट्स टैक्स स्कीम में और फिर लोन्स में और एग्जेम्पशंस में और बाकी सब स्कीम्स के लिए। आप बिजनेस पे एक डिज़ाइन ऐड कर सकते हो अपना वेबसाइट टैब बनाकर। आप वेबसाइट बनाने के लिए डोमेन नेम खरीद सकते हो। वैसे एक बोनस स्टेप है आपके लिए, तो बेसिकली आप एक HTML एक कोडिंग लैंग्वेज होता है, आप ये भी सीख सकते हो ताकि आप अपनी वेब डिज़ाइनिंग खुद करो। आपने टैक्स रजिस्ट्रेशन भी कर दिया, तो अब क्या करने का? ईयरली कंप्लायंसेस। तो सबसे पहले आता है GST फाइल रिटर्न। तो फिर उसमें आपको जो भी मतलब GST रजिस्टर्ड कंपनीज है वो करेंगे, ये मंथली या फिर ईयरली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप करना कैसे चाहते हो। दूसरा ईयरली कंप्लायंस है अकाउंटिंग, जिसमें आता है बैलेंस शीट, जिसमें ऐड किया जाता है लॉस, प्रॉफिट और सीड फंडिंग कितने हैं इन्वेस्टर से। अब तीसरा ईयरली कंप्लायंस ईयरली देते हैं, वो है ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न, यानी कि कितना इनकम हुआ, कितना तुमने खर्च किया, उसकी फाइलिंग करके देते हैं। सो सेक्रेटरियल कंप्लायंसेस ये है OPC, LLP और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए। C और LLP कंपनीज के लिए स्टैट्यूटरी ऑडिट करना पड़ता है अगर आपका ईयरली टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है। अभी मैंने स्टॉक्स की इतनी मैंने मतलब तारीफ कर ली, बोला स्टॉक्स करो स्टॉक्स करो। अब अगर उसके कोई नेगेटिव वार्निंग या फिर नेगेटिव साइड या फिर डार्क साइड मैंने तुम्हें नहीं एड्रेस किया तुम्हारे सामने, तो फिर तुम बोलोगे भाई ये तो बिक चुका है, इसने तो स्पॉन्सरशिप करके रखी है। तो फिर ये लो सबसे पहला पॉइंट जो कि मतलब कंपनीज कर सकती है स्टॉक मैनिपुलेशन में, इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इनसाइडर ट्रेडिंग में क्या होता है? इनसाइडर यानी कि तुम्हें समझ आ रहा होगा कि कंपनी का कोई भी इनसाइडर यानी कि कंपनी में कोई भी काम करने वाला अगर कोई सीक्रेट या फिर ऐसी मतलब इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेके आ जाए जो कि मतलब पूरी गेम चेंजर कर दे, या फिर कोई एडवांटेज दे दे, या फिर कोई भी प्रॉफिट कमाने के काम आए, बट वो बाकी लोगों के साथ अनफेयर हो, तो वो होता है इनसाइडर ट्रेडिंग या फिर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को लीक करना कंपनी की बेसिकली। अब मैं बताना चाहूंगा दूसरी टेक्निक जो कंपनीज यूज कर सकती है अपने स्टॉक प्राइस को मैनिपुलेट करने के लिए, और वो है उनकी सप्लाई और डिमांड को बदलकर। तो तुम्हें पता ही होगा, जैसे मैंने अभी बताया था कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में अगर आप डायरेक्टली आप एक कंपनी और अपने शेयर्स बेचना चाहते हो तो आप अपनी प्राइस अपने डिमांड या फिर सप्लाई से ही डिसाइड कर सकते हो। तो ये वही है, क्योंकि अगर एक कंपनी को खरीदा जाएगा और उसके ऊपर बाजी लगाई जाएगी तो वो ये देखकर कि उसको लोग कितना प्यार करते हैं, और लोग उसको इसलिए प्यार करेंगे क्योंकि उनको वो चीजें चाहिए होंगी, क्योंकि उसकी कमी होगी या फिर ज्यादा डिमांड होगा, इसीलिए वो अपनी चीजों की सप्लाई कम कर देंगे जिससे डिमांड बढ़ेगी। वो अपनी चीजें कम बेचने लगेंगे ताकि बहुत ज्यादा मांग बढ़ जाएगी, तो इससे उनके पास उनकी कंपनी की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। हम लोग कैसे स्टॉक मार्केट को बिगाड़ते हैं, अब मैं उस बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट, हम लोग काफी लालची है स्टॉक मार्केट में, जो भी इन्वेस्ट करते हैं हम लोग सिर्फ प्रॉफिट्स को देखते हैं। तो उस चक्कर में हम कभी कभी ये भूल जाते हैं कि उसके साथ क्या आता है। कभी कभी स्टॉक मार्केट्स में हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो एक्चुअली वो एनकरेजमेंट होता है कंपनीज के लिए, ताकि वो अपने उस फंड्स को यूज करके कंपनी में वैल्यू ऐड करे। और बट जब हम लोग प्रॉफिट्स को देखते रहते हैं
तो हम उन्हें कुछ गलत सीख भी दे देते हैं। कभी वो एम्प्लॉयज को प्रॉब्लम में डालते हैं, कभी वो एनवायरनमेंट को बर्बाद कर देते हैं, और कभी कभी वो एंड यूजर को भी प्रॉब्लम में डाल देते हैं उन्हें खराब प्रोडक्ट्स देकर। तो हम ही ये सब करने में उन्हें मोटिवेट करते हैं, हम हमारे प्रॉफिट्स की चिंता करते करते, तो वो भी उसी के पीछे भागने लगते हैं बाकी चीजों को अच्छा करने के बदले। अब हम बात करते हैं दूसरी बात जिसके बारे में हम भूल जाते हैं इन्वेस्ट करते वक्त, वो है शीप माइंडेडनेस, यानी कि हर्ड मेंटालिटी। यानी कि हम भेड़ चाल करते हैं, हम उसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जिसका ब्रांड, बज, इमेज, ट्रेंड और भी कई शब्द जो कि मतलब उनकी फेम से जुड़े हो, वो अगर अच्छे हैं या फिर कोई रिकमेंड कर रहा है, हम दूसरों के बारे में सोचते हैं वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा करके वैसा ही सोच के हम इन्वेस्ट करते हैं प्रॉफिट के नाम पे, प्रॉफिट सोच के। तो इसी से ही बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। ये सिर्फ मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स पे डिपेंड करता है कि आपको वो कहाँ पे इन्वेस्ट करवाएं। सो इसीलिए बहुत सारे स्कैम्स हो सकते हैं, लाइक द स्कैम ऑफ हर्षद मेहता 1992। तो वैसे ही एक दूसरा स्कीम भी निकल के आता है, पंप एंड डंप स्कीम, जिसमें मतलब आप मेजॉरिटी शेयर्स खरीदते हो या फिर कंपनी की बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ाते हो, एडवर्टाइजमेंट, इन्फ्लुएंसिंग, सोशल मीडिया या फिर टीवी मीडिया, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर प्रिंट मीडिया से आप उसकी इज्जत बहुत ज़्यादा कर दो, बट अंदर कुछ डेवलपमेंट ना हुआ हो तो भी चलता है। तो फिर उसके बाद सारे कंपनी के शेयर्स बेच लो, और मतलब जब वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और उस कंपनी की मतलब वैल्यू डाउन कर दो और तुम अमीर हो जाओगे बेसिकली। और दूसरा आता है शॉर्ट एंड डिस्टॉर्ट, बिल्कुल ही अपोजिट, उसकी पूरी बेइज्जती कर दो, व्हाट्सएप कहीं भी सोशल मीडिया में पूरी बेइज्जती कर दो, बट उसके पहले एक स्टेबल कंपनी की शॉर्ट्स लेके रखो, तो फिर वैसे भी तुम्हें प्रॉफिट ही जनरेट होने वाला है। तो दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं स्टॉक बबल्स की। ये तब होता है जब कंपनी प्रॉफिट कमाने के लिए सारे स्टॉक मैनिपुलेशन टेक्निक्स को कॉम्बिनेशन में यूज करता है। तो ये स्टॉक बबल्स जब फूट जाते हैं या फिर एक्सपोज हो जाते हैं तो एक इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाती है, जैसे कि 2008 में हुआ था। इसीलिए इसको बदलने के लिए हमने मतलब दुनिया ने लाया क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि तभी बहुत ज़्यादा शोर शराबा हुआ था इसके खिलाफ। तो फिर क्रिप्टो करेंसी आया था। क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइंस, ये एक फ्यूचर करेंसी है जो कि डिजिटल करेंसी है और सबके साथ डिसेंट्रलाइज्ड है। इस पे कोई अकेला राज नहीं करता, ये सब यूज कर सकते हैं, सब इसको मतलब इस पे राज करते हैं, वैसा डिवाइड। ओके तो अगर आप इस वीडियो पे आए हो, मतलब आपके पास बिजनेस करने का कोई आइडिया होगा, या फिर आपको बिजनेस के बारे में कुछ एक्सप्लोर करना होगा, या फिर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, आप मक्खी मारने तो नहीं होगे, तो चलो कुछ बता देता हूँ पैसिव इनकम आइडियाज जो कि आपके बिजनेस में हेल्प करेंगे, क्योंकि उसके लिए मल्टीपल सोर्स चाहिए, एक सोर्स से नहीं होगा। तो आप कर सकते हो इन्वेस्टमेंट्स, यूट्यूब, पॉडकास्ट, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एक कोर्स बेचना, या फिर कोई पेड कम्युनिटी जैसे यूट्यूब में मेंबरशिप होता है वैसा कुछ, या फिर अपना एक और बिजनेस खोलना, या फिर कोई वेबसाइट बनाना, या फिर ऐप लॉन्च करना। ये भी कुछ खास जरिए हैं पैसिव इनकम जनरेट करने का। इतना भीख मांगने पे एक लाइक तो बनता है, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा देना, और अगर तुम्हें मेरा वीडियो और पसंद आता है तो शेयर और कमेंट करो। क्या मैं इतना चुभने लगा हूँ? अगर फिर मजा आ रहा है तो फिर ये वीडियो को वायरल कर दो। ये लड़का बहुत मेहनत कर रहा है, ये कोई तरीका है भीख मांगने का? At this moment he knew he fucked up. Sorry, खत्म, टाटा, बाय बाय, गुड बाय, गया। अगर आपने गन्या भाई को वीडियो में स्पॉट किया तो कमेंट्स में लिख दो टाइमलाइन के साथ अगले वीडियो में शाउट आउट पाने के लिए। अबे काउंटडाउन बंद करिए, न्यू ईयर नहीं है, हैप्पी दिवाली। इसी नाम पे सारे गिले शिकवे भूल जाओ, गीले और शिकवे जो भी है, और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरे हंसते चेहरे मतलब तकलीफ नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं खुद ही
डील करना होता है तो इसी बात पे MBA की डिग्री दे दो। मैंने दिवाली के नाम पे भी भीख मांग लिया सब्सक्राइबर्स के, और जो बाकी इतना लंबा स्पीच दिया और नहीं देना है मेरे को स्पीच, वो काम पे अपने प्रिंसिपल पे छोड़ता हूँ। सॉरी मैंने इतना लंबा स्पीच दिया।